Hello everyone, welcome to the chemistry class. This is the lecture number 2 of the surface chemistry. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया था कि वह क्या होता है और उसके टाइप्स डिस्कस किए थे केमिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे जेई मेंस और एडवांस। तो यह वीडियो उसी लेक्चर के कंटिन्यूएशन में है जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है वह किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि कितना जो है गैस एड्जॉर्ब हुई है सॉलिड के सरफेस के ऊपर। उसका वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर के साथ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिच ने इसके लिए एक इक्वेशन बताई कि कितना गैस का अमाउंट एब्जॉर्ब होगा सॉलिड एब्जॉर्बेंट जो है हमारा उसके सरफेस के ऊपर विद प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और वह इक्वेशन क्या है तो देखते हैं। फ्रेंडलिच इक्वेशन x बाई m इज इक्वल्स टू k इंटू पी और p की पावर 1 बाई n। ये n का ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पे ये x m ये सब चीजें क्या बता रहे हैं इसको डिफाइन करते हैं। वेयर x इज द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है यह उसका मास है। और m किसका मास है? m इज द मास ऑफ m is the mass of the adsorbent। एडजॉर्बेंट आई थिंक आपको याद होंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो एडजॉर्ब हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको हम एडजॉर्बेट कहते हैं। जिसके ऊपर हो रहा है उसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठीक। और ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है इसका वेरिएशन किसके साथ में देख रहे हैं? प्रेशर के साथ में। तो P इज द प्रेशर। इसके साथ हम इसकी स्टडी कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और इसमें जो K और N है दीज आर द कांस्टेंट। K एंड N आर द कांस्टेंट। और यह दोनों ही कांस्टेंट डिपेंड करते हैं एड्जॉर्बेंट और गैस के नेचर के ऊपर। दे डिपेंड on the nature of gas जो एड्जॉर्ब हो रही है एंड द एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रही है, एड्जॉर्बेंट। तो इसका जो कर्व जाता है यानी कि x बाई एम का p के साथ में, यानी कि कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ है वह x बता रहा है पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट विद प्रेशर। उसका कर्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये मैंने 3 कर्व बनाए, ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। जैसे कि ये 195 केल्विन है, यहाँ 244 केल्विन और ये 273 केल्विन। ये टेम्परेचर कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ ऐसे इस तरीके इस डायरेक्शन में, यानी कि मैं ऐसे डाउन द ग्रुप देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एस बाई एम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे इस चीज को, वह क्या कि एट अ फिक्स्ड pressure there is decrease in the physical adsorption।
and physical adsorption with rise या इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की है, क्योंकि प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है। लास्ट क्लास में हमने इसकी सारी थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस की है, लेक्चर नंबर 1। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे जैसे ये कर्व इस तरीके से जा रहा है, सैचुरेशन आपको नजर आ इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाई प्रेशर पर यहाँ पे एक सैचुरेशन आ जाएगा। दिस कर्व ऑलवेज seems to approach saturation। इसमें आपको एक सैचुरेशन नजर कब? हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर रीजन कौन सा हो गया? ये हाई प्रेशर रीजन हो गया। अब देखिए सैचुरेट होता जा रहा है, फर्दर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक, यही जो हमारी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का अब हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। अगर हम इस इक्वेशन में लॉग लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लॉग एक्स बाई एम। ध्यान से समझिएगा, काफी सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे इसी के ऊपर हम। इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n log ऑफ p। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम इसके लिए अगर प्लॉट बनाना चाहें, बहुत सिंपल सा है। इसको आप रख दीजिए वाई एक्सिस पर, यह वाला पार्ट, और हम प्लॉट बना रहे हैं किसके साथ में? लॉग पी के साथ में। तो ये स्लोप हो जाएगा m और ये है इंटरसेप्ट। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ही प्लॉट बनाना है आपको। सिंपल सा है, बहुत इजीली बना सकते हो। यहां हमने ले लिया log x बाई एम और इधर ले लिया है आपने log ऑफ p। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ किस तरीके से जाता है? सभी लोग जानते हैं, आई थिंक इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ में। ठीक, और इसमें इस प्लॉट में हमें यह वैल्यू क्या बता देगा? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? लॉग ऑफ के, लॉग ऑफ के। और इस इक्वेशन का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा? 1/n। ये स्लोप आ जाएगा आपके पास में। कुछ जनरल बातें लिखी है इसके बारे में। इस प्लॉट को ध्यान में रखना है और इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है आपके जेई में। तो जो फैक्टर है आपका पॉइंट नंबर 1, द फैक्टर 1/n, इसकी जो वैल्यूज होती हैं कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। और ज्यादातर जो इसकी वैल्यूज होती हैं वह 0.1 से लेके 0.5 के बीच में होती है। तो 0.1 से 0.5 का मतलब क्या हो गया कि जो n की वैल्यू होगी 0.01 का मतलब 10 हो गया और 0.5 का मतलब 2 हो गया। n की जो वैल्यू होगी आपकी वह 2 से 10 के बीच में ही। ठीक,
आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट शायद इसमें नहीं होगा। बाकी देखिए दो केसेस अब हम देख रहे हैं यहाँ पे। केस 1, व्हेन 1/n इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1/n को 0 कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, तो जो x/1 है, देखिए इस इक्वेशन यहाँ पे अगर हम 1/n ये टर्म पूरी 0 कर दें तो x/n सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अगर ये कांस्टेंट के इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर वाली बात? तो लिखिए when 1/n is equals to 0, then x/m is equals to constant, which means the adsorption is independent of pressure। दूसरा केस नंबर 2, जब 1/n की वैल्यू हमने 1 कंसिडर, देखिए पूरी इसी रेंज में बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे जब हमने लिखा था 0 और 1 के बीच में रहती है, वैसे होती इसकी वैल्यू 0.1 0.5 के बीच में रहती है। हम एक्सट्रीम केसेस ले लेते हैं 0 और 1, तो 1/n की वैल्यू का हम 1 पुट करते हैं तो उस केस में x/m उसी इक्वेशन से अप्लाई करके देखिए x/m किसके बराबर हो जाएगा, k इंटू में p, दैट इज x/m यानी कि मास या अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि एडजॉर्प्शन जो है डायरेक्टली वेरी करेगा प्रेशर के साथ में। ठीक है, और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हैं एक्सपेरिमेंट, बोथ कंडीशंस, इनकी को एक्सपेरिमेंटली चेक करके देखा हुआ है, इसको सपोर्ट करती है, आर सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, इस फ्रेंडलिच आइसोथर्म की एक लिमिटेशन, वह क्या है? लिमिटेशन है, रेड कलर से लिखते हैं, चलिए लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म है वह हमेशा एक सैचुरेशन को अप्रोच कर रहा है, हाई प्रेशर। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये फ्रेंडलिच इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा। ठीक, द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म, अभी हमने कर्व बनाया था ना, सैचुरेट होता जा रहा था आगे चल के में, आइसोथर्म ऑलवेज seem to approach saturation। सैचुरेशन हो रहा है और यह फ्रेंडलिच जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों हो रहा है एट हाई प्रेशर, and this cannot be explained by Friendlich आइसोथर्म। उस इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चलता फ्रेंडलिच आइसोथर्म ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आइसोथर्म जो है फेल कर जाता है हाई प्रेशर पर, thus it fails at high pressure,
एट हाई प्रेशर। तो ऐसा क्यों हुआ, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक, यह अभी जो हमने फ्रेंडली आइसोटोप हम डिस्कस किया है, ये हमने किया गैस किसके ऊपर, सॉलिड के सरफेस के ऊपर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सॉलिड जो है गैस तो एब्जॉर्ब कर ही सकता है, वह सॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तो हमने डिस्कस किया था, दोनों तरह का एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ एग्जांपल डिस्कशन किए थे, डिस्कस भी किए थे। अब हम इसी को ही फ्रेंडली आइसोटोप को सॉल्यूशन फेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन from solution phase, from solution phase। ये हम सॉल्यूशन फेज के ऊपर एब्जॉर्प्शन वाली चीज अप्लाई कर, ठीक। सेम चीज क्या क्या हो सकते हैं कि नंबर वन एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल नंबर वन कि सॉल्यूशन फेज से क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। नंबर वन, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को ऐसे लिख सकते हैं ACOH, कैपिटल ए स्मॉल सी ओ, एसिटिक एसिड is shaped with charcoal, with charcoal। याद है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चारकोल एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक। अ पार्ट ऑफ एसिड इज एडजॉर्ब्ड, कुछ एसिड जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से तो द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो कुछ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए तो कंसंट्रेशन क्या होगी, रिड्यूस हो गई। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीज, डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि कुछ मोल्स जो थे आपके एसिड के वह चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए, तो अगर मोल्स कम हो गए तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई। ये हो गया एक एग्जांपल इसके बारे में, सॉल्यूशन फेज का एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है कि द लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस solution when shaked with charcoal अब हम चारकोल के साथ में शेक करेंगे इसको, इट बिकम्स कलरलेस, बिकम्स कलरलेस। क्यों, क्योंकि ये चारकोल के ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इंक के बारे में, डाई एब्जॉर्ब हो रही थी इसके ऊपर, ठीक। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे अभी हम, जो फर्स्ट एग्जांपल अभी आपने पढ़ा है एसिटिक एसिड का। थर्ड एग्जांपल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जे एडवांस में क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि यहाँ पे एक डाई के बारे में डिस्कशन आ रहा है। वह कौन सी डाई है, वह डाई है हमारा मैग्नीशियम रिएजेंट, ये एक एजो डाई है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब मैग्नीशियम आयन का डिटेक्शन कर रहे होते हैं तो पीपीटी बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। तो अगर हम ये डाई यूज कर लें तो ये डाई जो इसके ऊपर जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। देखिए और अच्छे से क्लियर होगा, द पीपीटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड attains
ब्लू कलर, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर। ब्लू कलर व्हेन precipitated when precipitated in presence of magnesium reagent, magnesium reagent। अब कलर किस वजह से आया है? कलर इज ड्यू टू adsorption, is due to adsorption of magnesium। जो मैग्नीशियम है वह एडजॉर्ब हो जाएगा इन पीपीटी के ऊपर। ये डाई कैसे होती है तो देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, यहाँ पे एक एजो लिंकेज है, इसलिए इसको एजो डाई भी कहा जाता है। और यहाँ ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर फिनोलिक OH। आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि इसको हम एजो ग्रुप कहते हैं, इसलिए ये एजो डाई कहलाती है, एजो डाई। और यह चीज की स्ट्रक्चर है मैग्नीशियम रिएजेंट, मैग्नीशियम रिएजेंट किस काम आता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। एल्केलाइन सॉल्यूशन होगा तभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, उसी के ऊपर मैग्नीशियम रिएजेंट दिया है, ये एडजॉर्ब होगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्ट एनालिसिस के लिए। और ये जो डाई होती है, इस डाई का जो कलर होता है वायलेट, वायलेट कलर डाई, colored dye above pH 13 and yellow below pH 11। ये इसके नीचे ये येलो, ठीक है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंडलीज आइसोथर्म की जो भी हमने इक्वेशन लिखी है उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को। x बाई m इज इक्वल्स टू k, वहां हमने प्रेशर का जिक्र किया था, यहाँ हो जाएगा c, c इज द कंसेंट्रेशन, 1/m। c क्या है यहाँ पर आपका? c इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, यानी कि जब एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो जाए, दैट इज व्हेन एडजॉर्प्शन इज कंप्लीट। आप इस इक्वेशन को अभी लॉग के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने उस पहले वाली इक्वेशन को लॉग के टर्म्स में लिखा था। अगर लॉग के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लॉग x बाई m इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ k, लॉग की आइडेंटिटी लगाई है मैंने a इंटू बी वाली, और यहाँ पे c की पावर 1/n है,
तो यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, लॉग ऑफ सी। ये इक्वेशन हमारी यहाँ पर बन जाती है। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन के। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, इफ x ग्राम ऑफ अ गैस इट एब्जॉर्ब बाय m ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट, ठीक, एट प्रेशर p, द प्लॉट ऑफ x बाई m वर्सेस log p इज लीनियर। उसी के बाद बात कर रहा है जो अभी हमने प्लॉट बनाया था, तो कह रहा है कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द प्लॉट इज, n और k कांस्टेंट है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, स्लोप क्या होगा इस केस। अभी हमने क्या बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे हमारा पास स्लोप में क्या होता है, 1/n होता है स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या होता है, लॉग ऑफ k। ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, फिर डी, डी ऑप्शन। ये जेई मेन से क्वेश्चन, जब एडवांस का आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जेई मेंस के, थोड़ा इक्वेशन वगैरह लर्न भी हो जाती है, इसलिए इनको भी करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 10 ml ऑफ 1 मिली, स्मॉल एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम तो मिली के लिए और कैपिटल एम किसके लिए, मोलरिटी के लिए, इसके लिए ये मोलरिटी के लिए कैपिटल एम, और स्मॉल एम मिली के लिए यूज किया जाता है। सरफेक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म a monolayer covering 0.24 centimeter square on a polar substrate. If the polar head is approximated as a cube, what is its edge length? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो है बेसिक्स की मैथमेटिक्स यूज करनी है। देखिए क्या हो जाएगा, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल कंसेप्ट को यूज करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना कितना हो जाएगा। अगर मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर मैं मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स को अगर मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो वही कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे भी। हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, देखिए ध्यान से। हमारे पास मोलरिटी गिवन है, कितनी है, 1 मिली मोलरिटी है। मिली का मतलब हो गया 10 की पावर -3, ये मोलरिटी आ गई। वॉल्यूम लीटर में चाहिए मुझे, कितना दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर -3, इतना लीटर हो जाएगा। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब क्या करेंगे, इनटू में एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। टोटल एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल एरिया में क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय 1 पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। टोटल एरिया में कितना दे रखा है, 0.24, और एरिया कवर्ड बाय 1 पार्टिकल आपको कैलकुलेट करना है, तो ऐसे छोड़ दीजिए। इनटू में ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 10 की पावर -6 लिख देता हूँ इसको, इनटू में 10, और इनटू में एवोगैड्रो नंबर, इसको पूरे को सॉल्व कर दीजिए, हमारे पास एरिया आ जाएगा। एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी होती है, 6 से सॉल्व कर दीजिए, 6 इंटू 10 की पावर 23 से, तो एरिया आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 की पावर -20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एज लेंथ हमें निकालनी है, एज लेंथ वह कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होता है एज लेंथ, ठीक, तो ये स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली 2 पिकोमीटर के बराबर, सारे ऑप्शन आपके पिकोमीटर।
एज लेंथ क्या होती है आपका, ये एरिया जो है एज लेंथ का स्क्वायर होता है ना, तो हमने वही काम किया, रूट ले लिया इसका। ठीक, बाकी पिकोमीटर में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक जनरल मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा। देखिए क्या कह रहा है, 0.027 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मास दे रखा है, उसको डिसॉल्व कर दिया हेक्सेन के अंदर। फिर कह रहा है कि 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू अ सरफेस ऑफ वाटर इन अ राउंड वॉच ग्लास। एक राउंड वॉच ग्लास है, उसके ऊपर डाल दिया, हेक्सेन एवोपरेट हो गया और एक मोनोलेयर बन गई। द डिस्टेंस फ्रॉम द एज टू सेंटर ऑफ अ वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेडियस गिवन है। अब हमें हाइट कैलकुलेट करनी है जो मोनोलेयर बनी थी, डेंसिटी गिवन है आपको, पाई की वैल्यू गिवन। ठीक, तो देखिए ध्यान से, मास कैलकुलेट कर लेते हैं फैटी एसिड का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उससे हम मास कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ फैटी एसिड, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ये रहता है हमारे पास, वही यूज कर रहे हैं। मास हमें फैटी एसिड का कितना दे रखा है, 0.027 ग्राम, ये हमें मास गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम इसका फिर ऐसे 0.9 ग्राम दे रखी है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है फैटी एसिड का। वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.027 डिवाइडेड बाय 0.9, सॉल्व कर दीजिए, 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, एरिया वॉच, राउंड वॉच ग्लास दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा वॉच ग्लास का, एरिया ऑफ वॉच ग्लास, प्लेट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 3, और आर की वैल्यू भी गिवन है आपको, देखिएगा ध्यान से, ये रहा आर 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूब, एरिया आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू में हाइट। आपके पास वॉल्यूम है 0.03, वो वैल्यू पुट कर दीजिए 0.03, एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हो 300, और इनटू में हाइट, इसको सॉल्व कर दीजिए, हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, जिसको हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻⁶ मीटर। तो आपका ऑप्शन बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखिए आपको प्लॉट दे रखा है, इसमें ट्रेंडिंग एसोथर्म का क्वेश्चन है, आपको प्लॉट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। ठीक, और कह रहा है कि log x बाई एम log p की वैल्यू यही है, और आपको बताना है कि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाए, पहले पुट कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, इसमें आप log ले लेंगे, क्या क्वेश्चन बन जाएगी, log x बाई एम इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log ऑफ p। ठीक, स्लोप जो है इस क्या कहते हैं, स्लोप जो है इसका हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, वो 1/n है। ठीक है, ग्राफ अगर आप निकालेंगे भी तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा,
एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा। ग्राफ से आपको इसकी वैल्यू आई जाएगी, स्लोप की कितनी होगी, सब लोग जरा एक बार निकाल लीजिए। 1/n की वैल्यू 2/3 होगी, ठीक। 1/n की वैल्यू 2/3, बस इसके अंदर पुट कर दीजिए यहाँ पे कि x/m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, p की पावर 2/3। ऑप्शन हो जाएगा ये रहा स्लोप आपका, y2 - y1 x2 डिवाइड बाय x2 - x1 होता है 2/3 है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 का क्वेश्चन है। आइसोथर्म दे रखा है और पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट। अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि कर्व की शेप में होते हैं सारे के सारे, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करते चला जाता है। अभी हमने ऊपर थ्योरी में डिस्कस किया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा, और कर्व जो जाते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं होते, तो ये तो वैसे ही गलत हो गए आपके, स्ट्रेट लाइन तो वैसे ही नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, सी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंडलिच आइसोथर्म के बारे में क्या कह रहा है कि प्लॉट ऑफ log x/m और log p के बारे में बनाना है, स्ट्रेट लाइन जाता है, इंटरसेप्ट और स्लोप गिवन है। क्या क्या गिवन है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट गिवन है कितना, 0.4771, ये गिवन इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट हमारा क्या था, log ऑफ k। आगे क्वेश्चन में देखेंगे ना अगर आप, तो आपको log 3 की वैल्यू ये दे रखी है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यह वैल्यू log 3 की log k, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि k = 3। दूसरी चीज, ये तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया जो इसने इतना दिया हुआ था, आगे स्लोप भी दे रखा है, स्लोप कितना कह रहा है, 2 कह रहा है स्लोप। स्लोप को लिख लेते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 2, और स्लोप क्या होता है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/n। तो में पुट कर दीजिए, वो कह रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मास ऑफ गैस निकालिए पर ग्राम ऑफ द एडसोर्बेंट, पर ग्राम ऑफ द एडसोर्बेंट कब, जब उसका प्रेशर जो है 0.04, इसको हम पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन होती है x/m इज इक्वल टू k, की वैल्यू कितनी है 3, और फिर क्या होता है p की पावर 1/n, ठीक। p की वैल्यू दे रखी है, तो कितनी है 0.04, 1/n की वैल्यू 2। सॉल्व कर दीजिए, और सिंपल सा है, 48 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर जो है यहाँ पर 48 आएगा इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 3.12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ऑन 1.2 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल। तो मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है हमें, यहाँ सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है, 3.12 ग्राम, इतना गिवन है, ठीक है। और ये एड्सॉर्बेंट का मास दे रखा है 1.2 ग्राम। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, प्रेशर दे रखा है 1 atm और टेम्परेचर 300 केल्विन। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना, ठीक। और आर की वैल्यू दे रखी है गैस कांस्टेंट की, इसी से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि O2 जो है वह आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है। तो हम वही क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, PV = nRT की, PV = nRT। तो यहाँ से वॉल्यूम हो जाएगा हमारा N × R × T डिवाइड बाई P, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। मोल्स कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास,
मास थे 3.12, ओके। और मोलिकुलर मास O2 का कितना होता है 32, ये तो हमने निकाल लिया मोल्स। आर की वैल्यू पुट करते हैं 0.0821 क्वेश्चन में गिवन है, इनटू में टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है, और डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना गिवन है 1 atm। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 2.4 लीटर। अब देखिए यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड बाय 1.2 ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज इक्वल टू कितना 2.4 लीटर। ये हम कैलकुलेट किया अभी हमने। तो वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड बाय, हमें किसके लिए निकालना था पर ग्राम के लिए निकालना था, यानी कि 1 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट कितना हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 2 लीटर हो जाएगा। तो आंसर है हमारा 2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, CO2 गैस एब्जॉर्ब ऑन द चारकोल following the Friendly's adsorption isotherm for a given amount of charcoal, the mass of O2 adsorbed becomes 64 times when the pressure of CO2 is double। CO2 का प्रेशर डबल करेंगे तो मास ऑफ CO2 जो है वह 64 टाइम्स हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ N हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा। सिंपल है ये भी, इक्वेशन को पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन के अंदर। x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर की पावर 1/n। ठीक, वह क्या कह रहा है कि 64 टाइम्स हो जाएगा मास। ठीक है, तो 64 टाइम्स, ये 64 टाइम्स हो जाएगा कब, जब आप प्रेशर को डबल कर, प्रेशर को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डबल कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कर लेते हैं कि सिंपल सी टर्म्स में ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि जो हमारे पास मास था ये x/m वैल्यू थी, x/m इतना मास था पर यूनिट मास। जो हम बात कर रहे हैं ना CO2 की कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना, एब्जॉर्ब की, इस m को जो है आप 1 ग्राम ले सकते हो। ठीक, यह इतना था, यह कांस्टेंट आएगा यहाँ पे a, और प्रेशर P मान लेते हैं, इसकी वैल्यू 1/n। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। बाद में क्या कह रहा है कि मास 64 टाइम्स हो गया, 64 टाइम्स ऑफ x/m इज इक्वल टू k। और कब हुआ है, जब प्रेशर आपने डबल कर दिया, यानी कि 2p की पावर 1/n इतना हो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गई। अब आगे करना क्या है, हमें 2/1 कर दीजिए यहाँ पे, सेट में कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। सिंपल है, क्या बचेगा 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/n, और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/n। यहाँ से 1/n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/6, और 1/6 कितना होता है 0.167। इसको मैं नियरली कितना लिख सकता हूँ 6.7 इंटू 10 की पावर -2, एंड दिस इज रफली इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर -2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर में 17 पुट करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीथेन CH4 इज एब्जॉर्ब, CH4 को एब्जॉर्ब करवा रहा है कहाँ पर 1 ग्राम चारकोल के ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रेंडली आइसोथर्मल फॉलो कर। 10 ml of CH4 it absorbed at 100 mm
ऑफ Hg 10 ml एब्जॉर्ब हो रहा है कब, जब प्रेशर 100 है। अब आप देखिएगा यहाँ पे हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हमने फ्रेंडली एसिड कंसंट्रेशन के वजह अप्लाई किया था, वैसे कर सकते हो, सोच सकते हो आप इसको, फिर कंसंट्रेशन वाली बात आ गई। आगे क्या कह रहा है कि 15 ml एब्जॉर्ब होगा जब 200 ml ऑफ Hg होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ CH4 एब्जॉर्ब, कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा अगर प्रेशर इतना 300, वो कितना होगा। 100 mm Hg पर 10 ml हो रहा है, 200 mm Hg पर 15 ml हो रहा है, तो 300 पर कितना होगा वो बता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो बार इक्वेशन बनाइए फ्रेंडलिच वाली ही। क्या इक्वेशन थी हमारी कि x/m इज इक्वल्स टू k इंटू p की पावर 1/n। एक ही तो इक्वेशन जो सब जगह अप्लाई हो रही है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि x जो है वो है वॉल्यूम, ठीक, अमाउंट जो है वो वॉल्यूम के टर्म्स में लेके चल रहे हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट वाली कंसंट्रेशन पे कंडीशन पे अप्लाई कर लेते हैं। 10 दे रखा है, कितना दिया हुआ है 10 पर ग्राम के बारे में बात कर रहा है 1 इज इक्वल टू के, कितना प्रेशर है 100, कितना प्रेशर है 100 1/n इसकी पावर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन पे लगा दीजिए, कितनी देर का था 15 m डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू के, कितना प्रेशर है 200 1/n, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए। ऐसे ही जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं कि V वॉल्यूम पर ग्राम क्या है, फिर K कितने प्रेशर पे कह रहा है 300 1/n, इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, अब बहुत सिंपल से कुछ नहीं करना है, इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। अब क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्या करिए कि इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से, कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/n, 2 की पावर 1/n। इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3/2 है, और लॉग ले लीजिए आप दोनों साइड पर, वहां से हमारे पास 1/n की वैल्यू आ जाएगी 0.585। अब क्या करें आगे, अब आप क्या करिए इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास में इस तरीके से, v डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3 की पावर 1/n। दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, क्या हो जाएगा लॉग ऑफ v बाई 10 इज इक्वल टू 1/n log ऑफ 3। 1/n की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.585, 0.585 इंटू में log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.477। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0.2791। ठीक है, यहाँ पे v/10 वह कितना आ जाएगा 10 की पावर 0.2791, ये v/10 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर 0.2791, और पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो हमारे पास हो जाएगी इसकी वैल्यू 10 की पावर 1.2791। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वॉल्यूम है वह 10 की पावर x, ये क्वेश्चन में दे रखा है। कंपेयर करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.2791। ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 128 इंटू 10 की पावर -2। क्वेश्चन की फॉर्म में हमने इसको
अरेंज कर लिया, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 128। 128 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, when 200 ml of 0.2 m एसिटिक एसिड इज शेकन विद चारकोल। देखिए ये क्वेश्चन एसिटिक एसिड है, चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब का हुआ है। ये क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एग्जांपल नंबर 1। ये वाला एसिटिक एसिड इज शेकन विद चारकोल, अ पार्ट ऑफ एसिड इज एडजॉर्ब, तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसी पॉइंट के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। तो निकाल लेते हैं कि एसिटिक एसिड का मास कितना था एड्सॉर्प्शन से पहले और एड्सॉर्प्शन के बाद में, डिफरेंस पता चल जाएगा कि एसिटिक एसिड कितना एड्सॉर्ब हुआ। मास ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बिफोर एड्सॉर्प्शन, बिफोर एड्सॉर्प्शन कितना हो जाएगा। मोलरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स। मोल्स को मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम, लीटर्स में आएगा यहाँ पे हमारे पास में। मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.2। मास मुझे कैलकुलेट करना है और मोलिकुलर मास एसिटिक एसिड का होता है 60 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है 200। ये ml में है इसलिए यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आपके पास में मास आ जाएगा 2.4 ग्राम। ठीक, ये बिफोर एड्सॉर्प्शन। अब हम क्या निकालेंगे, आफ्टर एड्सॉर्प्शन, मास आफ्टर एड्सॉर्प्शन। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मोलरिटी अब कितनी कह रहा है, आफ्टर एड्सॉर्प्शन 0.1 कह रहा है, तो 0.1 इज इक्वल टू W, एक काम करते हैं इसको W1 कर देते हैं, यहाँ पे W2 कर देते हैं, पहचानने में आसान हो जाएगी। 60 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय 200। ठीक, तो यहाँ से W2 आ जाएगा 1.2 ग्राम। ये W1 है, ये W2 कितना आ गया, तो बिफोर एड्सॉर्प्शन W1 2.4 ग्राम था और आफ्टर एड्सॉर्प्शन जो मास है वह 1.2 ग्राम है। इसका मतलब जो एड्सॉर्प्शन हुआ है वह 1.2 ग्राम का होगा। मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड कितना हो जाएगा, 2.4 माइनस में 1.2 इज इक्वल टू 1.2 ग्राम। और पर ग्राम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना था हम लोगों को, मास ऑफ एसिटिक एसिड पर ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन का मास हमें गिवन था 0.6 ग्राम, तो पर ग्राम कैलकुलेट करने के लिए पर ग्राम ऑफ कार्बन इसका मास कितना हो जाएगा, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.6, बेसिकली 2 आ जाएगा आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस का 2024 का, ध्यान रखेंगे जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था। टू फॉर्म अ कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम ऑफ चारकोल। चारकोल का मास दे दिया आपको 1 ग्राम। 100 ml ऑफ 0.5 m एसिटिक एसिड वाज यूज्ड, सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्सॉर्ब्ड। एसिटिक एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से। तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया
किससे? NaOH से। 40 ml 1 m NaOH ले उससे न्यूट्रलाइज कर। ठीक, तो जो इक्विवेलेंट NaOH के होंगे मोल्स भी कह सकते हैं आप, क्योंकि n फैक्टर एक ही है, तो जो मोल्स NaOH के हैं वही मोल्स एसिटिक एसिड के होंगे जो एडसॉर्ब नहीं हुआ था। ओके, यहाँ पे हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले उसको निकाल लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, फिर आगे देखेंगे। हमारे पास जो इनिशियल एसिटिक एसिड है वह कितना है? इनिशियली एसिटिक एसिड वह कितना है? 0.5 मोलरिटी इनटू में मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ जाएगा? 50 मिलीमोल्स आ जाएंगे। आ जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया। ठीक, तो इतने मिलीमोल्स है इनिशियली। अब जो NaOH के मोल्स हैं वो निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स ऑफ NaOH कौन से वाले? विच वाज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अनएब्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड। वह कितने हैं हमारे पास में? 40 मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर रहा हूँ, 40 आ जाएंगे वह भी मिलीमोल्स। यही मिलीमोल्स जो है 40 मिलीमोल्स ने जो है आउट ऑफ 50 40 मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया होगा। ओके, ये बात क्लियर है। 40 millimoles of NaOH will neutralize the 40 millimoles of acetic acid जो एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। इसका मतलब 10 मोल्स ऐसे हैं जो एब्जॉर्ब हो गए थे। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब एसिटिक एसिड वह कितना हो जाएगा? 10 मिलीमोल्स। इसके 40 NaOH के 40 एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, 10 बच जाएंगे हमारे पास में। ठीक, अभी जो मिलीमोल्स है आप इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि कितने ये हमारे पास पार्टिकल्स हो जाएंगे मिलीमोल्स के टर्म्स में है। तो 10 इंटू मिली की जगह पे मैंने कर दिया 10 की पावर -3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब सरफेस एरिया हमें चारकोल का दे रखा है कितना? 1.5। थोड़ा सा स्पेस, सरफेस एरिया कितना दे रखा है चारकोल का? 1.5 10 की पावर 2। सरफेस एरिया ऑफ चारकोल वह है 1.5 इंटू 10 की पावर 2। 1.5 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, इतना। ठीक है, तो इतना सरफेस एरिया कवर हो रहा है हमारे इतने पार्टिकल से। सरफेस एरिया occupied by 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू कितना है? 1.5 इंटू 10 की पावर 2। इतना सरफेस एरिया कवर हो रहा है इतने पार्टिकल्स के थ्रू। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से कितना हो जाएगा? तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -3। एवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 2500
इंटू 10 की पावर माइनस 23। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन में बताना था कि पी की वैल्यू कितनी होगी 10 की पावर माइनस 23 के टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा 2500। अगर आप देखेंगे तो जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है। ये 2024 का क्वेश्चन था जे एडवांस का। इसके बाद 2025 का ये क्वेश्चन है आपके, ये भी जे एडवांस का क्वेश्चन है, 2025 में आया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से रीड करिए और आप देखेंगे कि इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने मेंस का भी किया, सेम इसी तरह का क्वेश्चन किया। क्या कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस पेरेंट इज एज एट अ गिवन टेम्परेचर। ये देखो आपको अमाउंट दे दिया 10 मिलीग्राम पर ग्राम, ये एफ बाई एम की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। और 16 मिलीग्राम पर ग्राम एक्वा सॉल्यूशन था। द कंसंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्ब फिनॉल वो दे रखी है आपको, रेस्पेक्टिवली एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एडसॉर्ब फिनॉल फ्रॉम 200 मिलीग्राम पर। सेम टाइप का क्वेश्चन किया भी हमने, कौन सा वाला, ये वाला, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन था। प्रेशर में दे रखा था क्वेश्चन वहां पे मेंस में, वो 2021 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इसमें ये एडवांस में दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन की टर्म। तो आप उसी वैल्यूज उसी तरीके से इक्वेशन को बनाकर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या इक्वेशन होती है हमारी, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n लॉग ऑफ सी, ये इक्वेशन रहती है। तो पहले कितना कह रहा है वह, इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाले केस में लॉग कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फिनॉल, एब्जॉर्ब फिनॉल की कंसंट्रेशन ये वाली 4 ग्राम, मैंने पहले इसको यूज कर दिया था, ये जो आपको सी की वैल्यू दी, ठीक, ये एस बाई एम की वैल्यू दी, एब्जॉर्ब फिनॉल, एब्जॉर्ब तो ये हो रहा है, ठीक, एब्जॉर्बेट ये था हमारा, वो कितना है 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू पता नहीं है तो 1/n लॉग ऑफ, तो यहाँ पे देख लीजिए सी की वैल्यू कितनी है, ये रेस्पेक्टिवली में था तो 10 हो जाएगी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, दूसरी इक्वेशन बना दीजिए सेम ऐसे ही, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n लॉग ऑफ 16, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व कर दीजिए जैसे कि हमने पहले किया था, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर दो, log 10 माइनस log 4 इसलिए सॉल्व किया जा सकता है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 1/n की जो वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया, log के तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, log के माइनस log के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास यही एक चीज है 1/n जो सॉल्व होकर आपको मिलेगा 2। अब हमें निकालना है अगर the concentration of adsorbed phenol from 20 मिलीग्राम पर ग्राम एक्वा सॉल्यूशन से, दोबारा से इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू में सी की पावर 1/n। तो x बाई एम की वैल्यू पहले एक ले लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारी ले लेते हैं, 4 दे रखी थी क्वेश्चन में, 4 इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन थी हमारी यहाँ पे जब 4 थी तो कितनी कंसंट्रेशन थी 10, तो 10 वाली वैल्यू ले लेते हैं, 10 1/n, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगी, 1/n की वैल्यू मैंने 2 पुट की है जो अभी हमने सॉल्व किया था, तो इतनी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है कितने पर, 20 मिलीग्राम पर ग्राम, इतने पे कैलकुलेट करना है, एन भी पता है, के भी पता है, हम लोगों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू में 20 की पावर 2, के की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 400,
तो यहाँ से x बाई एन की वैल्यू आपके पास, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। आपका आंसर हो गया 16। तो आपने देखा कि जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, मतलब आपको एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए मेंस के क्वेश्चन के थ्रू आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। ठीक, एडवांस में तो एक ही क्वेश्चन मिलेगा, बट मेंस में आप देखेंगे 2019, 20, 21 में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, हमने वह सभी कवर भी कर लिए। तो एब्जॉर्प्शन में हमारा जो एक लास्ट टॉपिक है वह है इसकी एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल इतने ही थे, हमने 2025 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, नंबर 1 बहुत सिंपल सा है, देखते चलते हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम इसको समझिए, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम से क्या मतलब है, किसी सरफेस पे जो है, किसी कंटेनर में, सरफेस नहीं, किसी कंटेनर में गैसेस वगैरह है, आप उसको चारकोल वगैरह डालकर गैसेस को एब्जॉर्ब करवा लेते हो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक, एब्जॉर्प्शन। नंबर 2, गैस मास्क। गैस मास्क में यूज किया जाता है, गैस मास्क में किस तरह से यूज किया जाता है, गैस मास्क एक डिवाइस हो गया जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ठीक है, और वो किस लिए यूज किया जाता है, ब्रेथिंग के लिए यूज किया जाता है कोल माइंस में, यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस। टू absorb poisonous gases, वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो ऐसा नहीं होगा कि हमने उसको इनहेल कर दिया, उसको इनहेल करने से, पॉइजनस गैसेस इनहेल करने से हम बच सकते। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि सिलिका और एल्यूमिना जेल बहुत अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं, वे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिलिका एंड एल्यूमिना जेल, used as adsorbent for removing moisture, for removing moisture. Number 4, removal of coloring matter, removal of coloring matter। चारकोल के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि चारकोल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा कलर्ड इम्प्योरिटी को। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हमने लगाई है तो उसमें जो कलर्ड इम्प्योरिटी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम आ जाता है। नंबर 5, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, ये हमारा टॉपिक भी रहेगा कैटालिस्ट में, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिस्ट किसको कहते हैं, जब कैटालिस्ट और जो रिएक्टर हम ले रहे थे वे डिफरेंट फेजेस में हेट्रोजीनस कैटालिस्ट करेंगे। मान लीजिए गैस फेज में रिएक्शन चली थी और कैटालिस्ट जो है हमने सॉल्व यूज किया, तो डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो गैस जो है कैटालिस्ट के ऊपर आके, सॉलिड कैटालिस्ट के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है किस बेसिस पर,
क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वह ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करती है। इन क्योरिंग डिजीज, इसकी बहुत एप्लीकेशन है। इन क्योरिंग डिजीज, इसको भी समझिए। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो जर्म्स को किल करती हैं, किस तरीके से वह उनके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाती है मेडिसिन जर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट, फ्रोथ फ्लोटेशन, ये हम पढ़ते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन किसमें, मेटलर्जी में। फ्रोथ फ्लोटेशन, यहाँ पे जो है जो लो ग्रेड सल्फाइड और होता है उसको हम कंसंट्रेट किए, लो ग्रेड सल्फाइड और is concentrated by सिलिका। तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह अर्दी मैटर होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पाइन ऑयल वगैरह भी यूज करते हैं उसके लिए, उसका डिस्कशन अलग से रहेगा फ्लोटेशन में। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। ये किस काम आता है, जैसे कुछ पीपीटी ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल सिल्वर हैलाइड, पीपीटी ऑफ सिल्वर हैलाइड, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ डाइज को, एब्जॉर्ब्स सम डाइज, एग्जाम्पल लाइक ईओसिन, ये भी एक डाई है, या फ्लोरेसिन, फिनॉल में पढ़ते भी, फिनॉल वाले चैप्टर में एक्सेट्रा। इसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक कलर बनाएंगे एंड पॉइंट के ऊपर, जिससे इंडिकेटर की तरह से यूज हो जाए, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है, टाइट्रेशन में यूज हो जाएगा। लास्ट है हमारा इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में इसका रोल होता है इन क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। तो ये एप्लीकेशन थी, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने हमारा जो एड्जॉर्प्शन वाला टॉपिक है वो कवर कर लिया है इस लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने एड्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ा था, और यहाँ इस सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने आइसोथर्म के बारे में और एप्लीकेशन की, और इन्हीं के साथ हमने जेई मेंस के और एडवांस के न्यूमेरिकल भी किए हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका जेई एडवांस में। तो इस वीडियो को ज़रा अच्छे से ही आप एक बार फिर दोबारा से भी देख सकते हैं, कहीं कॉन्सेप्ट पर आप भूल रहे हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आई थिंक वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कैटेलिस्ट वगैरह के बारे में, उसके बाद कोलर्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।